ओके, गुड इवनिंग। कल हमने किया था लास्ट क्लास में ऐसे 700 को खत्म, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऐसे 701। ठीक है, 700 हो गया हमारा। 701 का नाम है कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 700 हो गया था कल हमारा। 700 का नेम क्या था? 700 का नेम फॉर्मिंग एंड ओपिनियन ऑन ऑडिट ऑफ एफएस। उसके बाद 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द आईएआर। सर ये तो ऐसा ही हो गया, कैम प्लस आईएआर। कम्युनिकेटिंग कैम इन आईएआर। कम्युनिकेटिंग कैम इन आईएआर। तो लिख लो इसको, ये हो गया कैम की ऑडिट मैटर्स। कैम कहाँ पे? इन आईएआर। सर एआईआर होता है ऑल इंडिया रिजल्ट। ठीक है, वो भी आएगा, टेंशन मत लो। इस क्लास में मैं बड़ी उम्मीदें लेके बैठा हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ। लेकिन इसको प्रेशर नहीं लेना, इसको मोटिवेशनल फैक्टर लेना है कि अगर सर को उम्मीदें हैं, यानी कि सर ने कुछ तो देखा है हमारे में एबिलिटीज़। ठीक है, तो इस क्लास से मतलब मेरे अभी तक के पिछले कुछ टाइम का ये सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है। चलो जी, ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन आईएआर, और इसको हम कुछ ही महीनों में चेंज करके कर देंगे एआईआर। देन मीनिंग ऑफ कैम। तो कैम क्या होते हैं? की ऑडिट मैटर्स। खुद ही सोच लो, की ऑडिट मैटर्स कुछ ऐसे ऑडिट मैटर्स जो बहुत ही की समझते हो ना, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो पता कैसे लगेंगे? पहली बात तो ये है, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग पता चलेंगे। दोज मैटर्स विच in the auditor's professional judgment were most significance in the audit of FS of current period. इसको याद रखनी है ये तीन बुलेट्स आपको। those matters in the auditor's professional judgment were the most significant. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला दो बनाओ की जगह। sorry for disturbance this सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो जी, फिर से शुरू करते हैं कि कैम का मीनिंग क्या है। कैम की ये डेफिनेशन है, those matters that in auditor's professional judgment were most significant in the audit of FS of current period। यानी कि यहाँ पे मेन जो शब्द है ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट, तो यानी कि इसकी साइड पे आप लिखो कैम आर नॉट फिक्स्ड। कैम आर नॉट फिक्स्ड, कैम कोई फिक्स्ड नहीं है। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। इसको आप एरो डाल दो। की ऑडिट मैटर्स कैम कहां से उठाए जाते हैं? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। यानी कि जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट लगा दी गई, तो यहाँ पे या तो फिक्स्ड हुए ही नहीं, तो कोई लॉ एंड रेगुलेशन भी नहीं बता सकता। सिर्फ उन्होंने स्टैंडर्ड को नया लेके आए थे। ये स्टैंडर्ड आया था आज से 1-1.5 साल पहले। अब ज्यादा से ज्यादा लगा लो कुछ 2-3 अटेम्प्ट पहले आया था, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी किया था हमने। ठीक है, प्रैक्टिकल काम किया था तो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने अपने कुछ पेबल्स को डेबिट साइड पे खड़ा किया हुआ था और उसकी लिस्ट भी नहीं मिल रही थी। वरना सोच के देखो, जो पेबल्स होते हैं लाइबिलिटी है ना, और लाइबिलिटीज क्रेडिट में आती हैं, तो पेबल्स का बैलेंस डेबिट में शो हो रहा था, ऊपर से पैसे आ भी नहीं रहे थे, ना ही हमें उसकी लिस्ट मिल रही थी। तो एक सर थे, वो इंश्योरेंस कंपनी की उसकी ऑडिट कर रहे थे, तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने पूछा कि इसको आप कैसे शो करते हैं कि मेरे हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो क्या मैं रिपोर्ट क्वालिफाइड कर दूं? तो फिर हमने आपस में बिठा के जब 1 दिन 2 दिन चर्चा करी, तो जो सारे मतलब निष्कर्ष निकाला, वो ये निकला था कि मॉडिफाइड नहीं है, कोई चीजें बड़ी जरूरी आ रही है, मॉडिफाइड नहीं है। तो वो कहते, वो सर हैं 20-25 साल पुराने। ठीक है, तो कहते देख भाई, हमने तो स्टैंडर्ड पढ़े नहीं, आप ऑडिट के टीचर हो, तो आप हमें बताओ कि इसका क्या करना है। तो मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनसे पूछा, तो सारा हमारा निष्कर्ष निकला कि मॉडिफाई तो नहीं दे रहे, ना ही दे सकते हैं, तो आप इसको कैम में डालते हैं। तो वहां पे हमने उनकी ऑडिट रिपोर्ट बनाई ऐसे 700 के अकॉर्डिंग थी, लेकिन की ऑडिट मैटर डाला ऐसे 701 के अकॉर्डिंग। वो सर के 2 मैटर्स थे, एक ये जो मैंने आपको बता दिया, एक कोई और मैटर्स था। वो सर को अपने लेवल पे लग रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं मॉडिफाई भी नहीं देना चाहता। मॉडिफाई दे दिया, अगले साल मेरे को उस इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट नहीं मिलनी। तो सर ने और हमने वहां पे ऐसे 701 की एप्लीकेबिलिटी लगाई थी।
और वो ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी जिसमें हमने एक सबसेक्शन डाल दिया था ओपिनियन के बाद बेसिस, बेसिस के बाद गोइंग कंसर्न, उसके बाद कैम। डिस्क्लोजर देना होता है ऑडिट। डिस्क्लोजर नहीं हो गया ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ देखो डिस्क्लोज का एक तो मतलब ये होता है लिखना दिखाना, वो तो पूरी ऑडिट रिपोर्ट भी तो डिस्क्लोजर ही है। ऑडिट रिपोर्ट में हमने उसको इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि एक डिस्क्लोजर अगर मैं ऐसे बोलूँ ना तो आपको को ऐसे समझ आता है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद भी तो डिस्क्लोजर देते हो ना, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है कि नहीं है कुछ ऐसा। तो ये वैसी वाली सिनेरियो नहीं है। इंक्लूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इसको कि ऑडिट रिपोर्ट में हमने उन 2 मैटर्स को इंक्लूड किया था जो सर को लग रहा था कि वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यानी कि वहां पे देखा जाए तो सर की क्या थी, प्रोफेशनल जजमेंट, और वो सर अपने चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ 2-3 साल पहले चेयरमैन थे। तो यही इसी रूम में बैठ के हमारी डिस्कशन हुई थी 2 दिन। तो अच्छा लगता है जब प्रैक्टिकली भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती हैं। देन उसके बाद स्कोप ऑफ एसे, पॉइंट नंबर 2, दिस एसे डील विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट कैम। आ गया। तो कह रहे हैं अगर आपको कैम मिलते हैं तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट में पुट कर दो। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू डिटरमाइन कैम एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑफ एफएस द कम्युनिकेट दोज मैटर बाय डिस्क्राइबिंग देम इन ऑडिट रिपोर्ट। आ गया। कह रहे हैं एक तो आप डिटरमाइन कर लो कैम और ऑडिट रिपोर्ट में इश्यू कर दो। तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखो, ऑब्जेक्टिव्स में पहला डिटरमाइन कैम, तो पहले तो मेरे को कैम डिसाइड करना है, और दूसरा इंक्लूड इन रिपोर्ट, इंक्लूड इन एआर ऑडिट रिपोर्ट। सर क्या हमसे ये पूछे जाएंगे? कभी भी नहीं, ये नहीं पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को। ये तो आपके स्टैंडर्ड को समझने के लिए बेसिस होता है। एप्लीकेबिलिटी, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। एसए 701 अप्लाइज टू कंप्लीट सेट ऑफ जर्नल पर्पस। कंप्लीट सेट ऑफ जर्नल पर्पस मतलब पूरी बैलेंस शीट्स, क्या के लिए? लिस्टेड कंपनी की। तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया लिस्टेड कंपनी के लिए, यानी कि सर वो इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड थी, यस। दूसरा, इन 2 सर्कमस्टांसेस, कह रहे हैं एक तो लिस्टेड तो है ही है, इन 2 सर्कमस्टांसेस व्हेन ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड टू कम्युनिकेट, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सभी को कवर कर लिया। ऑडिटर को लग रहा है उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ मेरे को कैम इंक्लूड करना है, तो यानी कि इसको आप लिखोगे ब्रॉड यूज, ठीक है। ये वाइड यूज हो गया, ब्रॉड यूज। एसए 701 ऑल्सो अप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। पहला था लिस्टेड, दूसरा था ऑडिटर डिसाइड्स, तीसरा था एल एंड आर तो आ रहा है, फिर तो स्कोप ऑफ ऑडिट में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सबसे ऊपर ही स्कोप वो रहता है स्टैट्यूट। और उसके बाद है एसए 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग कैम व्हेन ऑडिटर गिव्स डीओ अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, यानी कि अगर ऑडिटर डीओ दे रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तब कह रहे हैं कैम देने की जरूरत नहीं है, भाई डीओ ही दे दिया, अब इससे ऊपर क्या ही होगा। तो नॉट रिक्वायर्ड, नो कैम व्हेन डीओ, बस इतना लिख दो, समझ जाना, ठीक है। नो कैम व्हेन डीओ, पेपर पे मत लिखना नो कैम व्हेन डीओ, वो समझेगा ही नहीं क्या है भाई, मतलब उनको वो तो डिकोडिंग करने लग जाएगा इंडिया पाकिस्तान की। नो कैम व्हेन डीओ, चलो जी। तो एप्लीकेबिलिटी पहला बोला उन्होंने लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, सेकंड बोला ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड कर ले, यानी कि अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज कर ले। थर्ड कह रहे हैं लॉ एंड रेगुलेशन जब डिसाइड करेगा। फोर्थ कह रहे हैं डीओ दे रहे हो तो कैम मत देना। एसए 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग कैम व्हेन ऑडिटर गिव्स डीओ, डीओ मतलब कि परफ्यूम नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग कैम, ये पेपर में आ सकता है अगर आता है तो। टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कह रहे हैं कि कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है अगर ऑडिटर को, देखो ऑडिटर को क्लीन रिपोर्ट भी नहीं देनी, मॉडिफाई भी नहीं देनी, लेकिन उसको लग रहा है मुद्दा गर्म है, तो देखा जाए उसने कम्युनिकेटिव वैल्यू अपनी बढ़ा दी ना, वो कैम में डाल देगा और उससे ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाएगी, यानी कि वो भी बच्चे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अदरवाइज कैम नहीं होता था ना जब, तो जो सर को मैटर मिला था उसकी वजह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पेबल्स की लिस्ट नहीं दे रहे थे, यानी कि ऐसे ही नोट ऑब्टेन्ड, तो ऐसे ही नोट ऑब्टेन्ड है, ऊपर से पेबल डेबिट में शो हो रहा है और बैलेंस भी करोड़ों में है, तो इसके इम्पैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव हो सकते थे, वो तो डीओ दे देते, मटेरियल होते सिर्फ वो क्यूओ दे देते। इस हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई भी नहीं दिया, क्लीन भी नहीं दिया, उन्होंने कैम दे दिया।
तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ गई और ट्रांसपेरेंसी आ गई। दूसरा, कैम का सेकंड पर्पस क्या है सर? यहाँ पे कम्युनिकेटिंग कैम था, ऊपर ऑब्जेक्टिव है, ऊपर ऑब्जेक्टिव था ना सेकंड थर्ड हेडिंग, वो स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ पे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपना कम्युनिकेट कैम अगर करेंगे, प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर ऑफ एफएस टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मैटर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट थे। यानी कि यूजर्स को भी तो पता चल जाएगा ना कि ये वाला मैटर यार ऑडिटर को लग रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो यूजर्स के लिए अच्छी बात है। टू असिस्ट द इंटेंडेड यूजर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। सेम ही हो गया। तो कह रहे हैं दूसरे में ये बोल दिया ना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, तीसरे में बोल दिया कि वो एंटिटी को और इंपॉर्टेंट मैटर्स को समझ भी लेते हैं। हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, 4 पॉइंट निकल के आ गए, 2 अलग अलग हो गए। और आ गया टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर फर्दर एंगेज विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू एंटिटी। अरे ऐसे मुद्दे निकलते हैं तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ आगे भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको ये बेसिस प्रोवाइड करते हैं। फिर से देखते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग कैम। पहला है इंक्रीज एंड एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी। सेकंड है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटेंडेड यूजर्स को। तीसरा है यूजर जो है अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंटिटी को और सिग्निफिकेंट मैटर्स को एंटिटी के। और चौथा है बेसिस प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे मुद्दों की जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस होते हैं। पहला सर्कल एनहांस द कम्युनिकेटिंग वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर्स अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को और उसके एरियाज को। और आगे बेसिस प्रोवाइड करता है फर्दर आगे किसी कामों के लिए। चलो जी ठीक है। 6, कम्युनिकेटिंग द कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। एमसीक्यू में आ चुका है ये। कहते हैं कैम जो है कम्युनिकेट नहीं, कैम जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या कहा? Communicating CAM in the auditor's report is not a substitute for disclosure in FS that the applicable FRF requires that are necessary to achieve fair presentation। कह रहे हैं कि CAM किसी भी FS में किसी चीज को डिस्क्लोज करने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कोई चीजें जैसे FS की डिस्क्लोज कर रहे हो ट्रू एंड फेयर व्यू या फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए, वो करते रहो। CAM की नौबत आती है तो दे दो। तो CAM ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्लोजर का या किसी ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है। कैम अलग चलेगा, ये चीजें अलग चलेंगी। सेकंड, कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर्स एक्सप्रेसिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन। कह रहे हैं अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना 705 दे दो, ऑडिट रिपोर्ट में कैम भी डाल सकते हो। 705 वहां पे तो सिर्फ डीओ था ना, अगर आपने की हाँ कह सकते हो। तो अगर आप क्यूओ दे रहे हो क्वालिफाइड ओपिनियन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैम दे ही नहीं सकते, अपना कैम देते रहो। फिर से अपन लाइन रीड करते हैं पहली वाली, कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय एसए 705। समझ गए? ये वाला पॉइंट किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? कह रहे हैं कि अगर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है दे दो, कैम भी देते रहो। क्योंकि कैम कह रहे हैं कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गिविंग द मॉडिफाइड ओपिनियन, कि ये नहीं है कि आपने कैम दे दिया तो मॉडिफाई नहीं दे सकते, मॉडिफाई दे दिया तो कैम नहीं। तो कह रहे हैं कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन, कि कैम सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरा, और किस चीज का कम्युनिकेट वो नहीं है सब्स्टिट्यूट, कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 नहीं 570 गोइंग कंसर्न व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो सीधा सा मतलब है 570 का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। 570 में कंपनी की एंटिटी की एबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन पहचानना, पर कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जो उसके ऊपर डाउट डालते हैं कि अगर वो डाउट वाली सिचुएशंस मिलती हैं कर लो उसको, और कैम देना है कैम को भी कर लो, उसको भी दे दो। तो कैम 3 चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहले 3 कह रहे हैं डिस्क्लोजर इन एफएस का, वो आप देखते रहो, कैम भी दे सकते हो। मॉडिफाइड ओपिनियन का वो दे सकते हो और कैम भी दे सकते हो। 570 की गोइंग कंसर्न एजम्पशन को पहचानना, वो भी अलग चलेगा, ये भी अलग। और इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, कह रहे हैं कैम जो है वो सेपरेट ओपिनियन नहीं है। पहली लाइन को मिस मत करना, कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट और सेपरेट ओपिनियन और इंडिविजुअल मैटर, कह रहे हैं ये अलग ओपिनियन नहीं है।
ये तो एक मैटर है जो हम ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो कैम किन 4 चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है? डिस्क्लोजर इन एफएस का, मॉडिफाइड ओपिनियन का 570 गोइंग कंसर्न पहचानने का, और सेपरेट ओपिनियन नहीं है। एक बार फिर से, कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। पहला डिस्क्लोजर इन एफएस, मॉडिफाइड ओपिनियन देने का, गोइंग कंसर्न पहचानने का, और सेपरेट ओपिनियन। 7, डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर्स। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आ चुका है, लिख दो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। तो जैसे जैसे आपको ये पता चल जाएंगे ना, आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे देते हो फिर टॉपिक पे। पता है कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन, सबसे बड़ी बात लिख दी इन्होंने, ऑडिटर शैल डिटरमाइन। वो तो पहली लाइन में हमने सीख ही लिया था, इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी के साथ आप अच्छे खासे मुद्दे डिस्कस करते हो, तो उसी में से उठा लेना। दोज मैटर्स that requires significant auditor's attention in performing the, ठीक है, in making the determined auditor shall consider the following area of higher assessed ROMM, जहां पे रिस्क ज्यादा से ज्यादा हो वही चुनोगे कैम। अब सोच के देखो, चिंदी चोरी वाली चीजें हो, छोटी बड़ी गलतियां, आप उसको कैम बोलोगे, की ऑडिट मैटर्स। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बोल दिया, कहते जो आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करते हो अच्छे खासे, और जहां पे हायर असेस्ड रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, दूसरा ये सिग्निफिकेंट रिस्क है ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, वही कैम होनी चाहिए। बताओ ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल? बिल्कुल लॉजिकल है। तो पहला हो गया जहां पे हाई रोमम होंगे या सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे। सेकंड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरिया इन द एफएस दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। यानी अब आपको देखो ये वाला पॉइंट पढ़ के बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जहां पे हाई रिस्क है, हाई अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट असम्पशंस है। सेकंड लाइन रीड करो बी की, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट में बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट दे दी। हर बार प्रोविजन बनता था 4%, इस बार उन्होंने प्रोविजन बनाया 15%, 4 गुना। लिखो इसकी फॉर एग्जाम्पल, सर्कल करो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ईयर 4-5% provision is made. This year 15% provision is made by management, and that is significant मैनेजमेंट जजमेंट। अब आपको एग्जांपल समझ में आ गई होगी ना, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट क्या होती है? ऐसी जजमेंट जो मैनेजमेंट ले रही है और वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। क्या की? अकाउंटिंग एस्टिमेट की। सर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे हुआ? मैंने इसको माना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, चाहे आप इसको वारंटी मान लो, तो P&L को डेबिट करना पड़ता है ना, तो सीधा अकाउंटिंग। चीज समझ में आ गई? यानी आप बोल रहे हो 15% पैसा मिलेगा ही नहीं, हर साल 4-5% पैसा डूबता है, इस बार 15%। भाई इतनी सेल किसको कर दी? सीधा 4 गुना हो गया। ये सोच के चलो, अगर 4% प्रोविजन, डेटर्स हुए समझ लो 80 करोड़ के, 80 करोड़ का 5% होता है आपका 4 करोड़, 80 का 5% 4 करोड़, और अब आप कह रहे हो 80 का 15% नहीं मिलेगा, तो सोच के देखो, आप कह रहे हो 12 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। अमाउंट तो हो गई सिग्निफिकेंट। ऑडिटर को भी अपनी जजमेंट से लग रहा है कि मैनेजमेंट की ये जजमेंट बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और लास्ट लाइन है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, तो मेरे को इनमें से कैम ही ढूंढना पड़ेगा। ये मेरे लिए कैम वर्ड रहेगा। आपका तो सीधा की ऑडिट मैटर डालेंगे, कल को कुछ 19 की होती है, ठीक है, तो आपका तो सीधा सीधा ये डाल देंगे, देखो जी हमने तो प्रोविजन को लेके, हमारी ऑडिट रिपोर्ट उठा लो, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में 6th सेक्शन आपको कैम मिल रहा होगा, और कैम में मैंने एक लाइन में डाला हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन पिछले साल 4-5% डालते आ रहे हैं, पास्ट ईयर से इस बार 15%, तो हमने तो पहले कैम में डाल दिया, इसलिए आप मुझे मत करना कि कल को कुछ हो गया। और अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दी तो सारे यूजर्स ने भी पढ़ ली होगी, तो कल को आप मुझे मत पकड़ना। तीसरा है द इफेक्ट ऑन ऑडिट सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट अकर्स द डिविडेंड। कह रहे हैं जो सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शंस आपने ऊपर देखे हैं उनके इफेक्ट, उसको भी डिटरमाइन करना। उसके इफेक्ट आप मान ही लोगे, जहां पे 4 करोड़ प्रोविजन बनाते थे तो 12 करोड़ प्रोविजन, इससे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से डिक्रीज हो गया। अगर मैं मानता हूं 4% प्रोविजन
5 करोड़ के थे या 4 करोड़ के, तो 12% प्रोविजन 12 करोड़ के हो गए, सीधा सीधा एनपी 8 करोड़ से डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया इफेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल एनपी रिड्यूस। देखो अगर मैं आपको सच बात बताऊं, ऑडिट में इतनी ना डिस्कशन की जरूरत होती नहीं है वैसे, जितनी मैं आपको अकाउंट्स तक ले जाता हूँ। मेरे को होता है कि अगर ना किसी चीज का आपको याद करना है, रट्टा मारना है ना, अगर आपको ढंग से समझ नहीं आई ना, फिर उसका रट्टा भी कैसे बजेगा ना। तो इसलिए मेरे को होता है, अब जैसे हर टीचर के स्टैंडर्ड्स ना 20 मिनट चलता है, 22 मिनट्स, 25 मिनट, मेरा स्टैंडर्ड चलता है 35 मिनट। उसका रीजन है ये, तो अच्छी बात है कि आज 10 मिनट ज्यादा इन्वेस्ट कर दो ताकि कल को अपनी एग्जाम्पल ना बनानी पड़े। जब आपके पास एग्जाम्पल परफेक्ट है, बढ़िया अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, तो इस हिसाब से ना आप अपनी एग्जाम्पल्स भी ड्रॉ कर सकते हो कल को समझने के लिए। ठीक है, डिटरमाइन द कैम पहला क्या था, हायर असेस्ड रोमम या सिग्निफिकेंट रिस्क। हायर असेस्ड रोमम या सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आप कैम डिटरमाइन करोगे। दूसरे में मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, क्या की, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, उससे हायर एस्टिमेशन रिस्क या हायर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आपकी हायर हो जाती है। इस वजह वहां पे भी आपको कैम डिटरमाइन करना है। और उसके इम्पैक्ट क्या है कि भाई सिग्निफिकेंट इवेंट, ट्रांजैक्शन, जजमेंट, कुछ भी लिख लो। चलो जी आगे, कम्युनिकेटिंग कैम, ये था डिटरमाइन, अब है कम्युनिकेट, क्योंकि ऊपर आपने बोला पहले डिटरमाइन कर लिया, अब बताऊंगा भी तो सी मैं किसको बताऊंगा। ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच कैम यूजिंग एप्रोप्रिएट सबहेडिंग इन सेपरेट सेक्शन। ठीक है, सबहेडिंग को सर्कल कर दो, सेपरेट सेक्शन को क्या होता है, कैम। ऑडिट रिपोर्ट में होता है ना कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, लिख दो इसको इन IAR, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। और वो आपका होता है डिफरेंट सेक्शन, आप इसको डिफरेंट सेक्शन लिख लो, डिफरेंट हेडिंग लिख लो। एक डिफरेंट सेक्शन आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, डिफरेंट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। और ये हमने सीख लिया था कल, पिछली क्लास में देखा था ना, कैम आया था। चलो एक बार के लिए ऑडिट रिपोर्ट खोल के देखते हैं अपन। ऑडिट रिपोर्ट ओपन करो, आगे होगी कहीं पे क्वालिफाइड वाली खोल लेना, जो भी होगी क्वालिफाइड वाली खोल लो, आगे ये आया हुआ है। किसी पे भी देख लो, बेसिस वाले के नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑडिट रिपोर्ट में हमें कैम इंक्लूड करना है, यही वो बात कर रहे थे, कैम को कम्युनिकेट करना है। चलो जी थोड़ा फास्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या रखनी है इन दिस सेक्शन, दैट शैल स्टेट, यानी कि जब आपने ऑडिट रिपोर्ट डालनी है तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, तो लैंग्वेज अपनी मर्जी से नहीं डालनी होती, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट ने दी हुई है। पिछली क्लास में हमने रीड आउट की थी ना, याद की थी, इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ट टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, ऐसी। तो कह रहे हैं इसमें आपको ऐसे डालनी है, सबसे पहले कैम आर दोज मैटर्स व्हिच आर इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट पीरियड। सर ये तो तीसरी बार आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है कैम की, इसको लिख दो, कैम की डेफिनेशन है, पेपर में आ सकती है 2 नंबर की बहुत ही इजीली। कि सीधा अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कैम बताओ जी कैम क्या है, तो आपको यही बताना है, विच आर इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट पीरियड। Those matters were addressed in the context of FS, कह रहे हैं FS में से चुनने हैं। ठीक है, जब हम FS की तो ऑडिट कर रहे हैं, and forming the auditor's opinion thereon, ठीक है, and auditor does not provide a separate opinion in these matters। कैम डाल दिया, अब इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन थोड़ी दोगे। कैम डालने का मतलब ही वही है ना कि हमने जो कम्युनिकेट करना चाहते थे कैम वाले पैराग्राफ में कम्युनिकेट कर दिया, इसके ऊपर अलग ओपिनियन नहीं देते। ओपिनियन जो अपना क्लीन मॉडिफाई दे रहे हो देते रहो, ये तो आपने कैम इंक्लूड कर दिया ऑडिट रिपोर्ट में। कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन, पढ़ लिया ऑलरेडी। चलो आगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम, सर्कल करो इंडिविजुअल कैम। जैसे हमने जो कैम वाली रिपोर्ट बनाई थी उसमें 2 मैटर्स आ रहे थे, तो दोनों की डिस्क्रिप्शन दे देना, ये वो चीज है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी डिटेल बताओगे तो सही ना कि भाई कैम क्या था। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी, जो बिल्स पेबल थे डेबिट में आ रहे थे, जो हमने असली में रिपोर्ट बनाई थी, तो वो क्या है, कैम की डिस्क्रिप्शन, कि भाई कैम कौन कौन से मुद्दे निकाले आपने। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैम इन कैम सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर, यानी कि वो कैम क्या मुद्दों को लेके था। पता चल गया ना क्या चीज है ये। जैसे अपने वाले अभी एग्जांपल में एक कैम हमने बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
एक कैम हमने वो बना दिया बिल्स पेबल डेबिट में है, तो वो कैम लिख देना आपको क्या क्या लगे। वाई द मैटर्स वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बता देना कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे। हमने बता दिया कि हर साल प्रोविजन पिछले कई सालों से 4-5% बनता था, इस बार 15% बना दिया। तो ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया, अकाउंट्स वाला ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे 520 लगाया, तो मेरे को ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने लिख दिया। और दूसरा, हाउ द मैटर वर एड्रेस्ड इन द ऑडिट, आपने ऑडिट में उस मैटर को कैसे डील किया। ठीक है, तो इंडिविजुअल की मैटर को आपको डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल करना है, और आपको ये दो चीजें बतानी है, आपको वो चीज स्कैम क्यों लगी और ऑडिट में कैसे एड्रेस किया। ठीक है, सर्कमस्टांसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे कैम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे को यही लगता है। अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो ये क्वेश्चन मतलब डालना चाहूंगा एग्जाम में। कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कैम की जरूरत नहीं है। इन विच सर्कमस्टांसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी अ कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट। कैम लगा दिया आपने कि मेरे को लग रहा है ये कैम है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में आप नहीं डाल रहे, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच कैम इन द ऑडिटर रिपोर्ट, ये तो ऊपर वाले की तरह ही हो गया ना। ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच कैम इन द AR अनलेस लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर। जब लॉ रेगुलेशन ने प्रिक्लूड कर दिया कि पब्लिक डिस्क्लोजर भाई नहीं चाहिए, तो चाहे वो आपका कैम था, ऑडिट रिपोर्ट में मत डालना। अलग से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ देनी है तो दे दो। कब? व्हेन लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड्स, लिखो L&R। सर प्रिक्लूड्स लिखना जरूरी है, प्रोहिबिट नहीं लिख सकते? नहीं, प्रिक्लूड्स ही लिखना। प्रोहिबिट क्यों लिखना यार, बार बार भाई घिसे पिटे शब्द। अब अपनी 5-10 सेकंड में इतनी डिस्कशन हो गई, अब तो प्रिक्लूड ही याद रह जाएगा, है ना। तो हमें क्या लिखना है? प्रिक्लूड्स। डिसअलाउ नहीं लिखना, प्रोहिबिट नहीं लिखना। क्या लिखना है? क्या लिखना है? बस अब तो याद ही हो गया सर, अब तो मन ही नहीं है प्रोहिबिट लिखने का। पहला, लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड कर रहा है कि पब्लिक डिस्क्लोजर से बचाना है, इसलिए उसको ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालना, चाहे वो कैम है। दूसरा, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस ऑडिटर डिटरमाइंस, ऑडिटर के पास पावर आ रही है, लेकिन सीधा पहले ही बोल दिया, रेयर नहीं, एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन में हम ऑडिटर को पावर देंगे। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस ऑडिटर डिटरमाइंस दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस of communicating the matter would reasonably be expected to be outweigh the public interest benefit। अगर मैंने उसको डाल दिया तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा, उसको आउटवेट कर जाएगा, तहस नहस कर जाएगा, विनाश कर देगा। बस बस बस। दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। कह रहे अगर पब्लिक कंपनी ने पहले ही इसको डिंडोरा पीट दिया है, फिर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस वाली बात भी नहीं आएगी। सर देखा जाए तो दो ही मैटर्स हुए। मैटर नंबर 1, लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड कर रहा है कि इसको आपने नहीं दिखाना। दूसरा, कोई रेयर सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को लग रहा है कि मेरे को इसको पब्लिक डिस्क्लोज नहीं करना, वरना पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट हो जाएगा, पब्लिक बेनिफिट कम हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया है भाई, फिर तो रेयर सिचुएशन की बात ही नहीं आ रही, फिर डालो ऑडिट रिपोर्ट में। 2 पॉइंट देखना, एक बार के लिए खुद पढ़ना ये लैंग्वेज। चले जी आगे। इंटरेक्शन बिटवीन डिस्क्रिप्शन ऑफ की कैम एंड अदर एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। वंस रीड फॉर्म एंड कंटेंट, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ कैम इन other circumstances. If the auditor determine depending on the fact and circumstances there are no cam to communicate or only cam communicated to those matters that rise to modify opinion, auditor shall include a statement in this effect in a separate section of the audit report. Cam, wow, ये बताया उन्होंने, कुछ नया नहीं है। चले आगे। Communicating cam कर देना। Auditor shall communicate cam with the TCWG, पहले TCWG के साथ those matters जो उसको लग रहा है वो cam है। If applicable depending on the fact and circumstances of the entity, the auditor determine no cam to be, ठीक है। Documentation अपने आप करनी है।
मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन में भाई कैम क्या थे, मैंने क्या डिस्कस किया, क्या नहीं था, जो भी स्टैंडर्ड लगता है उसको लिख देना। जल्दी से इसको एक बार के लिए रिवाइज करते हैं। मैं तीन चार चीजें ही करवा रहा हूँ बस। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैम को डिटरमाइन करना और ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देना। एप्लीकेबिलिटी ये पढ़ेंगे हम, एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी। दूसरा लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है, ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड कर रहा है या फिर डीओ दे रहे हो तो कैम मत देना। पर्पस क्या है कैम का, एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, बढ़ती है एंटिटी को लेके या सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेके, या बेसिस प्रोवाइड करता है फर्दर मैटर्स को लेके। कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन एफएस, मॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे 570 का, और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, मतलब हर किसी के ऊपर सेपरेट ओपिनियन नहीं देना। डिटरमाइन द कैम, हायर रिस्क है वहां पे, सिग्निफिकेंट रिस्क है वहां पे, ठीक है, और सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके, या हायर अनसर्टेनिटी हो रही है या उसके इफेक्ट को, इसको आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है हर ऑडिट में। उसके बाद है उसकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या लिखनी है आपने स्टैंडर्ड में, तो वो लिखना है इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट दे वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट पीरियड। और सेपरेट ओपिनियन नहीं पेश करता ये, ठीक है। इंडिविजुअल की मैटर्स को मेरे को लिखना है, जितने भी आपको कैम मिलते हैं सभी की डिस्क्रिप्शन देनी है ऑडिट रिपोर्ट में, और ये बताना है ये कैम क्यों बना था, उसको आपने कैसे एड्रेस किया। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो कैम तो हैं लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालने। पहला लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, और सेकंड ऑडिटर को लग रहा है कि ये पब्लिक बेनिफिट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया है फिर ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो। बस बाकी सारी चीजें दोबारा से रिपीट थी, ठीक है। तो ये आपका ऐसे 701 खत्म हुआ। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर ए वाज अपॉइंटेड, क्वेश्चन देखना, मिस्टर ए वाज अपॉइंटेड एज द स्टैट ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड। While doing the audit, Mr. A was required to determine the CAM. आ गया? Determine the CAM, which are required to be mentioned. ठीक है? You are required to advise about the consideration which will take into account. यानी कि determine the, कैसे पता चला? 2 बार तो दे दिया। Determine में आपके पास थे पहला पॉइंट, हायर रोमम, 3 पॉइंट लिख लो, हायर रोमम या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड आपके पास था सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, या फिर हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। मैं थोड़ा उर्दू में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ढंग से लिख लो। अच्छा जी, तीसरा आपके पास था उसका इफेक्ट। डन जी, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी कैम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी। सर नॉट रिक्वायर्ड टू बी में हमारे पास 2 ही मैटर थे, लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, हाँ अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है ऑडिटर डिटरमाइन पब्लिक बेनिफिट्स आपके इंटरेस्ट था, देखना पब्लिक इंटरेस्ट, चलो पब्लिक इंटरेस्ट लिख लो, आउटवेट। ओके, इसको आप लिख लो अपने आप हिसाब से ढंग से। बाकी 705 की वीडियो हम बनाते हैं अगली क्लिप में, तो हम स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बनाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, बाय बाय।